सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है और ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇहद ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ डॉक्टर अनुराग सिन्हा जी ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। डॉक्टर सिन्हा इंडियन फॉरेन सर्विस तो आते हैं और कई मामलों के उपर बड़े बेबाक अपने विचार रखते हैं और मैनू लगता है कि अज की गलबात साढ़े सारिਆਂ ਨੂੰ एक बहुत दूर तक मैसेज पहुँचाने असी कामयाब हो सकांगे। डॉक्टर सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम पंजाबी में हम लोग करते हैं, पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी को मिक्स करके आज का ये प्रोग्राम रखेंगे। पर आपका हमारे स्टूडियो में बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच और सत श्री अकाल सबनू। मैं जब कैनेडा आया सीगा मैं थोड़ी पंजाबी बोल सकता। अच्छा। हाँ, मैं इत्थे ही सीखा पंजाबी बोलन और समझना मैनू आया थोड़ी। हाँ, और मैं यूज़ कर लेता जब मैनू ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट टू गिव यू कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और मैं चाहूँगा कि मैं अपना पॉइंट अच्छे से रख पाऊँ और हाश भी हो सकता है, बट मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरे वर्ड्स दूर तक जाएँ। जी। और डॉक्टर सिन्हा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाल कई वरे काम किया है। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ और जी बंपी जी एक सड़क साढ़े सामने है, रिश्ते आज की डेट विच बिल्कुल अपने निचले स्तर तक पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि 1974 के बाद कनाडा के और इंडिया के रिलेशंस बहुत तल्ख रहे हैं, क्योंकि 74 में जब पोखरान का ब्लास्ट हुआ था, पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट, और उससे कनाडा बहुत नाराज़ हो गया था। कैनेडियन टेक्नोलॉजी जो है वो 1940 से इंडिया में है, कैन डू टेक्नोलॉजी, और बहुत काम भी हुआ है उसके ऊपर। पर स्टीफन हार्पर साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो पहली बार 2009 में इंडिया गए तो उन्होंने वो आइस को ब्रेक किया। फिर 2012 में वो दोबारा गए, सिविल न्यूक्लियर डील हुई और बहुत सारे मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए और बातचीत भी हुई। पर क्या हुआ कि उनके जाने के बाद लगातार हमारे रिश्तों में वो तलखी आ गई है। वाई द रिलेशंस हैव गॉन डाउन, आपसे ज़्यादा बेहतर व्यक्ति कोई हमें कोई बता नहीं सकता। बिल्कुल। मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में था 1995 तक, 1997 में 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। 2011 तक मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में, फिर फॉरेन सर्विसेज में। और मेरी बहुत अच्छे से मेरी लर्निंग हुई है हाउ द फॉरेन सर्विसेज वर्क एंड कैसे हैं ये जो काम करते हैं। तो इट वाज अ गुड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद गवर्नमेंट। एंड देन जब मैं 2011 में यहाँ आया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ की हालतें देखी। और जब मैं आया था तो सरप्राइजिंगली कैनेडियन डॉलर जो था वो US डॉलर से ऊपर था। अच्छा। तो जब मैं US लेके आया था तो मुझे $6000 कम मिले थे यहाँ पे जितना मैं लेके आया था उससे। तो वो स्टेज था कनाडा का जब मैं यहाँ आया था। तो मैं, ये आप बात कर रहे हैं 2011 एग्जैक्टली 30 मार्च को मैं यहाँ आया था, उसी समय की ये बात है। और आई सी दैट कि ये जो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स जो यहाँ पर हैं, गुजारे हैं। मैंने स्टार्ट की, एक कंपनी एक्वायर की, ओलंपिक टूल एंड आई थी। फिर धीरे धीरे करते करते आज 20-25 कंपनीज एक्वायर कर दी। कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। और डेफिनेटली द इकोनॉमी इज़ रियली स्ट्रगलिंग एज ऑफ नाउ। सब जानते हैं कैसी हालत है। ये आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉरेन सर्विसेज में जो लोग जाते हैं वो ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट होते हैं।
अच्छा। हाँ, एक इंडिया लेवल का कंपटीशन है यूपीएससी जिसको आपको क्लियर करना है। जी, जी, हाँ, जिसमें 1.5 मिलियन लोग जाते हैं और लोग सालों साल उसके तैयारी के लिए करते हैं और बहुत अटेम्प्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ जाते हैं। तो आपको पता होगा कि किस क्लास के लोग जा रहे हैं जी। उसके बाद उनकी ग्रूमिंग अच्छी है। उनको पता है कि उनको कैसे प्रेजेंट करना है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में या फॉरेन सर्विसेज में या अदर सर्विसेज भी है। दे आर रियली नर्चर्ड, they know how to deal with these international issues. They have been trained to do that. Right. और बहुत कंपटीशन है एक आदमी जो कि रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जी। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो भी कनाडा कर रहा है या करना है, हाँ, स्ट्रक्चर का मिसिंग है, मुझे हर बार लगता है यहाँ पे। पर स्ट्रक्चर तो डॉक्टर साहब ये तो 1974 से चीज़ खराब होनी शुरू हो गई थी और बहुत कोल्डनेस रही बिल्कुल 2009 तक प्रैक्टिकली। ट्रंप ने अभी लास्ट 2 दिन में इतना ट्वीट दिया जी। आपने रिवर्स ट्वीट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं देखा जी, ठीक है ना जी। लेकिन आपने उसके कॉमर्स मिनिस्टर ने लिख के बोल दिया पार्लियामेंट में। तो कभी भी ना हेड ऑफ द स्टेट नहीं बोलेगा कोई गलत। Okay. क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर कोई नहीं है जी। तो देयर आर पीपल हु विल हैव टू टेक दिस। क्यों ट्रंप के पास एक प्रेस सेक्रेटरी है जो कि प्रेस ब्रीफिंग लेती है, आंसर करती है जी। क्यों उसके पास अदर स्टाफ से अदर देन ट्रंप आल्सो जी। जो कि वो बैकअप लेता रहता है। हम अभी तक यहाँ पे आज तक मैंने नहीं देखा कभी भी कि हर वीकली ब्रीफिंग हो रही है जिसमें कि यू हैव योर पॉइंट, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज बीन डन। 74 के बाद जो पोखरण ने ब्लास्ट किया था स्ट्रेटेजिकली बहुत ही मतलब सीक्रेटली कर गए और इट हैज probably it is their mandate as to how to do it and how to come to the international forum. एक तो ये था। दूसरा क्या है कि आपके पास न्यूक्लियर ट्रीटी था जो हार्पर गवर्नमेंट ने किया है जी। जब रिलेशनशिप खराब होने लगी कहाँ गया वो ट्रीटी? क्यों नहीं हम यूज कर रहे हैं उसको? क्यों नहीं हम नेगोशिएटिंग टेबल पे ला रहे हैं? These are some of the questions which they should answer right now. The reason being is अगर हमें रिलेशनशिप ठीक करने तो रिलेशनशिप तभी ठीक होगा जब सिट डाउन इन अ टेबल है। पर इंडिया ने तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो तो बहुत साल पहले साइन कर दी थी। एनपीटी में नहीं है वो, एनपीटी नहीं है। हम लोग नहीं इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है। That's why that is one of the biggest thing and still they got the civil nuclear deal हो गई, सब कुछ हो गया। and thanks to Canada. Just to tell you, कोई country नहीं आई in front to support India in their requirement of power for uranium use and civil nuclear treaties के लिए। Canada has gone so far and put aside everything and helped India. Why now is this situation where we can't even negotiate in a good way? This is one question. पर मुझे लगता है कि हार्पर साहब के टाइम तक तो रिलेशंस ठीक ठाक थे। मोदी साहब आए थे यहाँ पर 2015 में। फर्स्ट कंट्री मोदी साहब को जो वीजा दिया, बुलाया, स्टेट विजिट दिया, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्ली स्टेट विजिट आई कैन से, जहाँ से उनकी पॉलिटिकल जर्नी इंटरनेशनली स्टार्ट हुई, प्रॉब्ली कनाडा है। एंड पार्टी बियॉन्ड, कंजर्वेटिव हो, लिबरल हो, एनडीपी हो, कोई भी हो, जो अच्छा करेगा उसके लिए साथ ही रहते हैं। मुझे लगता है ना कि इनएक्सपीरियंस हैज डन दिस मैस अप। इनएक्सपीरियंस आपका कहने का मतलब है कि जो स्टाफ है कंप्लीट स्टाफ एंड अब एग्जांपल देता हूँ। आप भी थे इंडिया में जब फर्स्ट ट्रिप हुआ था जस्टिन ट्रूडो का। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने सम्मान नहीं किया हाई कमिश्नर को फॉर द डिजास्टर ऑफ द ट्रिप which happened in 2018 में। जी, आपको तुरंत सम्मान करना था, हाई कमिश्नर को ऑफ इंडिया को बुलाना था, क्वेश्चन आंसर करने थे। यहाँ तो छोटी छोटी बातों में सम्मान हो जाता है। जी, हाँ,
एंड व्हेन वी वर देयर बहुत बार तो हाई कमिश्नर जाते थे और उन्होंने बोला तुम जाके अटेंड करो, ऐसा भी बहुत बार हुआ जब मैं गया हूँ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ। तो डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर तो होना ही है, डोंट टेक इट एज ए यू नो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है व्हिच शुड बी टेकन एज ए कंस्ट्रक्टिव। एब्सोल्युटली जी, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ। ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਮੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇहद खुले मंच ਦੇ ਨਾਲ मंच ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर सिन्हा, आप बात कर रहे थे कि इनएक्सपीरियंस कुछ लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रहे और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, देयर आर 204 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड 4-5 इन द वर्ल्ड। उसमें से एक कंट्री कॉल्ड इंडिया का हाई कमिश्नर को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कनेडियन हाई कमिश्नर को, कि उसके यहाँ हेड ऑफ द स्टेट आएगा जी। नादिर पटेल, एज ए हाई कमिश्नर इन इंडिया वहाँ पर थे। आप सोचिए कि उसका कितना, एक तो कितनी बड़ी बात है। एक प्राइम मिनिस्टर 4 साल के टर्नियर में 10 कंट्री विजिट कर सकता है, 15 कंट्री विजिट कर सकता है मैक्सिमम जी, अदर देन मोदी जी। नहीं, मोदी साहब ने तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो नहीं बोलेंगे। मोस्टली इतना ही जनरली लोग जाते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट किया गया। अच्छा, स्टेट विजिट ना कोई ऐसा नहीं होता कि आज आपने डिसाइड किया कल आप प्लेन पकड़ के चले गए जी। मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड प्लान्स बनते हैं। राइट। हाँ, हमें जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे चोगम में, ट्रिनिडाड में, हमें सेकंड टू सेकंड पता था कि क्या क्या होने वाला है। राइट। ये प्लान 7 मंथ्स पहले स्टार्ट होता है। राइट। 6 मंथ्स पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ आ जाते हैं टू सी द मूड ऑफ द कंट्री जी। उसके बाद फिर जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पे हम हॉटलाइंस इस्टेब्लिश करते हैं। BSNL की टीम आती है जो कि हर समय रहती है। हाँ, जहाँ पर रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे कोई नहीं रहता, NSA होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स रहते हैं उसी बिल्डिंग में, उसी होटल में जहाँ पर। तो इट इज़ अ वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी इट्स अ, और माइंड यू, ये डेवलपिंग कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कंट्री में जा रहा है ना, और वो कोई भी डील साइन करके नहीं आ रहा है या जस्ट मॉकअप डील है, वो नहीं चलेगा, वो पहले से निगोशिएट होना चाहिए। पर मुझे याद पड़ता है डॉक्टर साहब कि 2018 में जब हम लोग जस्टिन ट्रूडो के साथ में गए थे, तो वहाँ के किसी न्यूज़पेपर में बिल्कुल हमारा कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या मैं बताना चाहता हूँ, कौन उनको एडवाइस दे रहा है कि आप शादी के कपड़े पहनो? एक प्राइम मिनिस्टर है भाई, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, होल ऑफ द रूम, हैव यू सीन एनीबडी वेयरिंग अदर देन सूट और you know, or a dress? I really was so surprised that the head of a state and his family will be projected this way to connect with the people. With the people. क्या ये क्रिएट करने की कोशिश नहीं हो रही थी कि he is very close to India? Okay. And yeah, तो ना understand करो इंडिया को. This is not the way to connect. Right. Yeah, you have come with your culture. And और इंडिया जो है ना मल्टीकल्चरल है। हाँ, वो चाहेगा कि कैसा भी कल्चर हो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट है ना? सो यू रिप्रेजेंट योर कल्चर एंड यू शो दैट यू आर कंपल्सेंट टू द कल्चर ऑफ इंडिया, you know, rather than you projecting that you are what you are not, because फिर फेकनेस दिखने लगता है। okay. आप समझिए। हाँ, so this is where it is one thing which we must understand कि ये नहीं चलेगा। right. दूसरा, how can High Commissioner allow a prime minister to come and land without knowing who is going to come to receive him? Receive him. I know. Yeah, it was very embarrassing. I mean, really, how? You know. जी. अच्छा, वहाँ पे मेरी उस समय बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो गए थे।
तो मैं अब नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है और हम क्यों नहीं न्यूज़ में कुछ बोल रहे हैं जी, है ना। उन्होंने बोला कि सारे लोग तो यहाँ, वहाँ तो कोई है ही नहीं। एंड दिस वाज somebody who was very big in the government. right. So how can you leave a country and go and without having a backup plan? I am really surprised. जी. You know, so these are few things. I can go, I have written a complete documentation, send it to the Prime Minister's office, what went wrong, जी. what should have been taken care of. And you know, ये रिश्ते जैसे खराब होने शुरू हुए। मुझे याद है कि रॉ के एक डायरेक्टर मुझे उन दिनों दिल्ली में मिले थे और वो बहुत सारी बातें हुई और वो कोई वैंकूवर से साहब भी गए थे जिनके ऊपर खालिस्तान का तकमा था, वो भी एकदम और वो पर उनको वीज़ा इंडियन गवर्नमेंट ने मैं दिया वही था। बोल रहा हूँ कि आप अगर वो इतना ही रेड फ्लैग था तो वीज़ा किसने दिया? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कनाडा ने नहीं बोला कि भाई वीज़ा तो तुम दे रहे हो? मुझे याद Somebody है who traveled to India जी, and who is a red flag, कोई इमिग्रेशन नहीं है। उनका नाम एक टाइम पर ब्लैक लिस्ट में था। बिल्कुल, एक टाइम पे हो ना हो, एक्चुअली अब तो वैसा भी नहीं है। आप पासपोर्ट रखेंगे और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके सामने दिखेगा जी, ही इज रेड फ्लैग, राइट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, हाँ। उसके बाद वो कैसे इंडिया में इंटर कर जाता है, वो तो सबसे बड़ा है। लोकल, और अगेन लोकल सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर कुछ भी एक हेड ऑफ द स्टेट आया है, उस हेड ऑफ द स्टेट के इवेंट में कोई रेड फ्लैग पर्सन इंटर कर जाए और उसको उल्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर ले, मैं तो पहली बार देखा ये। हाँ, तो ये नाकामयाबी हमारी हुई, पर इंडिया ने कि इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। बिल्कुल, एक्चुअली इट हैज टू बी टोल्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इफ दैट वाज द केस, व्हाई इट वाज द वीजा वाज इशूड। दैट्स राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट। द अदर थिंग इज हुज रिस्पांसिबिलिटी इज, अगर कुछ हो जाए, हेड ऑफ द स्टेट वहां पर है, उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी, किसकी की रिस्पांसिबिलिटी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी। इसमें तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो अदर वे। I mean, there should be so many checks and balances to make sure that this should not have happened. जी, You know, and I don't know, आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ने ये बोला हो भी। हाँ, जी। So I may be rash, you know, but it's not I'm defending, as of now I'm defending Canada, but the reason being is that really you are in a defensive mode, right? जी, from the day first. So आपको you need to understand why. I mean this is so, you know. डॉक्टर सिन्हा, पिछले जो बातचीत जहाँ पर हमारी ख़त्म हुई थी, आपने ये बताया था कि बहुत सारे इनएक्सपीरियंस लोग, और जब तक वो लोग इकट्ठे नहीं आएंगे, उस माइंड फ्रेम के साथ नहीं आएंगे, तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। मैं इसके ऊपर एक स्टेप पीछे और जाता हूँ। 2012 के अंदर जब स्टीफन हार्पर साहब सेकेंड टाइम इंडिया गए थे, तब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कुछ महज 22,000 के आसपास यहाँ कनाडा आया करते थे। उनका मानना था कि हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, एंड इंडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग मार्केट। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे, और हमने एक फ्री ट्रेड भी शुरू किया था, जो 80% तक बातचीत हो गई थी। पर वहाँ पर सरकार चेंज हुई और यहाँ पर सरकार चेंज हुई, तो वो ठंडे बस्ते में चला गया है। वो आज भी वो नहीं मूव हुआ है बिल्कुल भी। उनके आने के बाद, उनके जब हार्पर साहब वहाँ पर आए, और 2-3 साल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर आना हुआ, और फिर ट्रूडो के टाइम पर भी पिछले 10 सालों में जितने स्टूडेंट्स आए, वो कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साबित हो रहा था, क्योंकि आप 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कॉलेजेस के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम था। पर क्या बात हुई कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आए, और आज से कुछ दिन पहले एक टोरंटो स्टार में एक आर्टिकल छपा था कि द हेट वेव अगेंस्ट साउथ एशियंस। और जब आप साउथ एशियंस कहते हैं तो आप मैक्सिमम इंडियंस हैं, इंडियंस कहते हैं तो पंजाबीज, और वो जो लॉट है, तो ये जो ग्रज यहाँ के लोगों को
बहुत ज़्यादा हुआ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, या जो विजिटर्स आए, इसका क्या कारण हो सकता है? कनेडियन इकोनॉमी में एवरी ईयर करीब $5 बिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट लाया। ओके। सबसे पहले ये समझिए जी। ये बहुत बड़ा पैसा है जी, और मैक्सिमम इंडिया से बिल्कुल मैक्सिमम 90% 95% इंडिया से आया। एक तो वो है, इन्होंने लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जैसे ओपन अप कर दिया पूरा। जी। और मेजर इशू क्या हुआ, लेट मी टेल यू। जो स्टूडेंट्स को इन्होंने यहाँ पे बुलाया जी, वो उनको ग्रूम नहीं किया। राइट। ठीक है, उनको बताया ही नहीं कि व्हाट इज कनाडा, हाउ टू लिव इन कनाडा, गार्बेज कैसे डिस्पोजल करते हैं, मतलब एक सिंपल एग्जांपल में लॉ क्या है, हाँ, तुम्हारे क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब क्या है ना, हाउ टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। सो बहुत कुछ मैं आपको बताऊं जो कि ये दिस शुड हैव बीन डन इन इंडिया। Okay. And they should have this system which need to be there, which train them to live in Canadian living. हाई कमीशन वहाँ करेगा कि नहीं, इंडियन तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको करना चाहिए? तो यूनिवर्सिटीज ने टाई अप किए सबसे, राइट, एंड टाई अप करके ही स्टूडेंट्स बुलवाए। जी, डेफिनेटली देयर हैज टू बी समबडी हु वाज ब्रिंगिंग स्टूडेंट, आइदर वो एजेंट हो या व्हाटएवर हो। जी। जब भी वो आने वाले होते तो उनको ये एक सिस्टम जरूर रखना था 1 मंथ 2 मंथ का, हाउ टू लिव हियर। राइट। दूसरा क्या हुआ कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था इतने स्टूडेंट्स के लिए, ना इधर यूनिवर्सिटीज के पास था, ना इधर कॉलेजेस के पास था, या किसी के पास रहने के लिए। जी। एंड थर्ड थिंग वाज टाइमिंग वाज आल्सो रॉन्ग। कोविड आया प्लस ये आया, तो इस चक्कर में बहुत सारे जॉब्स नहीं थे। हाँ, ये एक टाइमिंग का भी इशू है। अच्छा, उसके बाद फिर साउथ में गवर्नमेंट बदल गई तो टैक्सेस बढ़ गए और उसको भी लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस आ गए और जॉब्स की इशू हो गई। जब मैं देखता हूँ ना कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं होना चाहिए जी। एकाएक आपने इतने स्टूडेंट्स बुलाए और उसके देखा एक आपने बंद कर दिया। राइट। ठीक है, 35% कम कर दिया आपने एकदम। नहीं, 35 तो बोल रहे हैं जी। 180 लेटर्स, एक 180,000 लेटर्स इशू हुआ है। 3,000 स्टूडेंट ने वीज़ा मिला है कि 30-40 हज़ार को, कोई आया नहीं, ओनली 3,000, बिकॉज नाम खराब हो गया कनाडा का। राइट, है ना, कि जब नेगेटिव पब्लिसिटी एंड जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, या लोग अपने आप रील्स डाल रहे हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है, अगर एक भी रील डाल दिया वो मिलियन व्यूज हो जाता है और सबको पता भी लग जाता है ना। दीज चैलेंजेस हैज रियली इम्पैक्टेड देम। प्लस जो भी इंडिया से आ रहा है उसका एम तो यही है कि यहाँ सेटल होना है। जी बिल्कुल। उसका बहुत कम है जिनका एम है कि यहाँ पढ़ के वापस जाके वहाँ काम करेंगे, बहुत कम है। ये परसेप्शन फेक परसेप्शन है कनाडा का, जो कि उनको लगता है कि अच्छा वो सिर्फ यहाँ स्टडी करेंगे वापस चले जाएंगे। इनको अपना परसेप्शन चेंज करना है कि अगर लोग आ रहे हैं तो वो सेटल होंगे। जी। अच्छा, दूसरा मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट आता है जो पैसा लाता है उसको छोड़ दीजिए, वो है 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, 0 से लेके 21 साल बनाना अगर एक कनेडियन को बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उस पर कम से कम नहीं तो 2-3 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। जी। एजुकेशन फ्री है, बसेस फ्री है, बहुत कुछ फ्री है, जिससे कि वो टिल ग्रेड 12 फ्री में एजुकेशन लेता है, उसकी कॉस्ट है ना। अगर आपको वो एक्सपर्टीज फ्री में आपके कंट्री में आ रहा है तो सोचिए कि कितना बड़ा एसेट आ रहा है आपके पास। जी। है ना, आपको उसको नर्चर करना है और उसको राइट पाथ पे लगाना है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा हो कहीं के किसी भी कंट्री का, आपको उसको नर्चर करके और उसको आगे बढ़ाना। आपको तो 0 से नहीं स्टार्ट करना है जी। आपने उस लेवल पे उस स्टूडेंट को आपके पास आए। एक इंजीनियर इंडिया से आया तो आपके पास 4 मिलियन आया, आप वो वैल्यू सोचिए। ह्यूमन हैज अ वैल्यू which they have been gained in knowledge, in way they have been। तो आपने ना स्टूडेंट को एक स्केपगोट ले लिया। राइट। हाँ, दिस वाजंट राइट इन माय ओपिनियन। राइट। उनको और क्यों हुआ गवर्नमेंट के इसमें मैं 100% गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि चाहे तो आपने वीजा देना नहीं था जी। अगर आपने दिया है तो आपको वो सिस्टम होना चाहिए था
जी, to place them, I know. है ना, या to give them a kind of better life or whatever, because they have invested. That's right. You know, they brought money to the country. जी, अच्छा, आप सोचिए, अगर 500,000 स्टूडेंट आ रहा है और 500,000 को क्रेडिट कार्ड इशू करना है, आपको कितना पीपल एम्प्लॉय करना है? कम से कम नहीं तो 100,000, 60,000, 50,000. So bank have done that. जी. So not only one sector, every sector started Was not prepared. Flourishing. Flourishing, right? जी, जी. You get cheap labor which is intelligent enough to work for you. You got everything indisposable. You just had to utilize them to make them in better use. जी. एकाएक आपने बंद करके आपने क्या किया कि जो यूनिवर्सिटी आज की डेट में कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी दे आर क्लोजिंग. जी, Why? I know. Because there is not enough revenue. I know a lot of them, and there are a lot of reports which I read every day about colleges and universities, and I have seen them. It is really difficult situation for them to. स्टूडेंट्स के लिए भी एक नई प्रॉब्लम शुरू हो रही है कि उनको जो वर्क परमिट्स इशू हुए और उसके बाद उनकी जो पीआर होनी थी वो नहीं हो रहा है. सो वो 1 मिलियन से लेकर अगले साल तक वो 2 मिलियन हो जाएंगे. और जितना आप डिले कर रहे हैं ना, एवरी डिले इज गोइंग टू impact these students. जी. Either उनको वापस जाना पड़ेगा, और उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वहां वो उन्होंने लोन लिया हुआ है जी. 20 लाख 30 लाख 40 लाख यहाँ आने के लिए. डिस्पाइट अब उनके पास जॉब भी नहीं है, यहाँ से वापस भी चले गए. अब वहां पर उनको जॉब खोज के वो लोन रिपे करना है जो कि कनाडा के लिए लिया था. जी. तो these all thing has a replicable effect on students. जी. Their life, their well-being of and मुझे तो लगता है humanitarian crisis है जो कि they should have I mean जी. देखो, nothing against anything what the government does. 1.2 billion खर्च कर देते हैं होटल में रखने के लिए for people who are seeking asylum, and students के लिए आप जो पैसे लेके आ रहा है उसके लिए आप एक पाथ भी नहीं उनको दे रहे हैं, या उनको एक विजन नहीं दे रहे हैं जो यूटिलाइज कर पाए. I mean that is something. अच्छा, again last 15 years में जी. मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो कि एक टेक्नोलॉजी और एक इनोवेशन इस कंट्री ने वर्ल्ड को दिया. राइट. है ना. इन माय ओपिनियन वी आर वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री. आपके पास जो मैन पावर है, जो यंग मैन पावर एंड जो एक्सपीरियंस मैन पावर जो आपके पास आ रहा है, फॉर्चुनेट इनफ कि लोग मूव करना चाहते हैं अपनी कंट्री से यहाँ, वो लोगों को आप यूटिलाइज करके आप तो वंडर्स कर सकते हैं. जी. पर वो नहीं, वहां पर इंसुलिन यहाँ से इन्वेंट हुआ था. जी. कंट्री विच गेव द वर्ल्ड इंसुलिन. जी. कहाँ गया? हम एक जब कोविड हुआ एक वैक्सीन नहीं बना पाए, एंड रफली 3-4 बिलियन उस पर इन्वेस्ट हो गया. एक वैक्सीन नहीं निकला उस फैक्ट्री से. एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इंडिया से है, वहाँ से है. रॉ का, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का, कनेडियन पॉलिटिक्स में कितना इंटरफेरेंस है, और ये ज़्यादा कब से होना शुरू हुआ? और सेकेंडली, जब हरदीप निज्जर साहब का एक मर्डर होता है वैंकूवर में, जो सो कॉल्ड खालिस्तानी प्रोटैगनिस्ट थे, और उसको इंडिया के ऊपर पूरा ब्लेम जस्टिन ट्रूडो साहब ने किया. एंड देन रॉ का सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ यूएस के अंदर, जब वो गुरपतवंत सिंह, एक दूसरे सो कॉल्ड खालिस्तानी प्रोटैगनिस्ट हैं, उनको एडवांस किसी को किलर को दिया गया था, तो वो अंडर कवर निकला वहाँ की पुलिस का. इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इतना इंटरफेरेंस रॉ का और इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ हुआ है, जिस पर जस्टिन ट्रूडो साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत बड़ा बयान दे दिया था? एक तो रॉ का काम ही यही है जी. हाँ, कि सिक्योर करना इंडिया को. जी. उनका मैंडेट है. कैसे सिक्योर करना है, दैट इज देयर प्रोग्रेसिव, हाउ दे वर्क, एंड दे डू दिस. और सारे इंटेलिजेंस एजेंसी अक्रॉस ग्लोब यही काम कर रहे हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी. जी. तो ये तो है इनका काम. दूसरा क्या है ना कि जब तक वैलिडेट ना हो, जब तक कि एकदम ठोस अप्रूव्ड ना हो कि इसके हाथ हैं, तब तक मुझे नहीं लगता था कि जस्टिन ट्रूडो जी को जाके पार्लियामेंट में बोलना था.
पर उनके पास कोई ना कोई डेफिनेटली होगा डेफिनेटली, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम वो लगा नहीं सकते। एब्सोल्युटली, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा। तो आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, आपके पास और कोई मिनिस्टर नहीं है जो ये बात बोल सकता है वहां पर खुल के। आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट है, प्लीज अंडरस्टैंड करें जी। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट को कभी भी ऐसा बात नहीं बोलना है जो उसको कभी जिंदगी में बैक ट्रैक करना पड़े। राइट, आप समझे? अगर आपके पास सब इंफॉर्मेशन है, प्रूवन नहीं है, नहीं तो अगर मैं ही डिसाइड करूं कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत है, फिर ड्यू प्रोसेस की क्या जरूरत है, फिर एनीथिंग की क्या जरूरत है। अगर आज भी हम बोलते हैं कि ये लोग खालिस्तानी हैं कि नहीं अभी तक पता नहीं है जी, है ना? क्यों? क्योंकि ड्यू प्रोसेस नहीं है। खालिस्तान का जो इशू है ना, वो इंडिया का इशू है जी। वो कनाडा का इशू नहीं है। डेफिनेटली ओपन सोसाइटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कर लीजिए जो आपको करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को एक साथ एक टेबल पे बैठना चाहिए जी। 10 पॉइंट एजेंडा लेके बैठना चाहिए, सीधा 10 पॉइंट एजेंडा पे बात करो कि कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। क्या मोदी साहब जो अभी आए थे G7 की मीटिंग के लिए यहाँ पर, उनको पहले तो इनविटेशन नहीं गया था और बाद में किन्हीं प्रेशर से इनविटेशन उनको भेजा गया और वो भी आए। क्या ये प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकता है? जा सकता है एक्चुअली, अगर अदर बॉडीज इंटरफेयर ना करे ना इस प्रोसेस में, तो जा सकता है। ये सब जो इश्यूज आ रहे हैं, जो अब आने लग गए हैं, खालिस्तान का भी बहुत बड़ा इशू आ गया, और ये सब इश्यूज को अगर हम अलग ना करें ना, तब तक ना, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू अननेसेसरी बन गया ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाके के अपने से ही ये इशू के इतना बड़ा बना दिया है कि अब ये बहुत बड़ा इशू है। It was not supposed to be that big as an issue just between you. मैं मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी भी ऐसा कोई, इतने सालों में कभी भी ऐसा कोई फील भी किया हो कि ऐसा कोई है ना? तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, लोग हैं बोलने वाले। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने कितना लिखा है इन सारी चीजों के ऊपर, पर ऐसा कभी कोई मुझे प्रेशर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। दूसरा क्या जानते हैं, मुझे लगता है कि जो खालिस्तान इशू है ना, मुझे लगता है कि कभी भी रिकंसिलिएशन नहीं हुआ इंडिया में। हाँ, कभी भी कोई पार्टी आके बैठ के पूछा नहीं कि भाई तुम्हें क्या करना है यार, कैसे इसको रिजॉल्व करना है ना? समथिंग इन अ बिगर सेंस। अगर कोई पार्टी बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाके अगर ये करता ना, ये रिजॉल्व इजीली हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारा पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वहां पर कोई भी नहीं चाहता, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जैसे कश्मीर के अंदर कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कोई समझौता हो, वो उसको हमेशा बंद हो जाता है, उनकी दुकान बंद हो जाती है, वो उसको हमेशा बर्निंग रखना चाहते हैं। मुझे ये फील आया था कि कनेडियन गवर्नमेंट एक स्पष्ट एक स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अगर रॉ इन्वॉल्व था या कुछ भी लोग इन्वॉल्व थे, तो दे शुड फील सॉरी कि हमने यहाँ पर आके कनेडियन सॉइल पर एक कनेडियन को हमने मारा है। सो जब तक वो नहीं होगा तो यहाँ की कम्युनिटीज भी बहुत एट ईज नहीं होंगी कभी भी। हाँ, एक्चुअली जानते हैं कैसे बोलेगा जी, पहले तो प्रूफ नहीं हुआ जी, ठीक है ना, प्रूफ होगा भी नहीं कभी, क्योंकि इतना बेवकूफ तो रॉ भी नहीं है, नहीं जो कि ट्रेल छोड़ दे या जो कि ये करे, होगा ही नहीं कभी। हाँ, और क्या है कि अगर आप मानेंगे तो मानेंगे कैसे, क्योंकि करा ही नहीं, वो तो डिनायल मोड पे है जी। हाँ, डिनायल मोड में होगा ना, हर कोई सेम मोड पे होगा जी। अगर हम अदर साइड ऑफ द टेबल इन समथिंग व्हिच कैनेडियन गवर्नमेंट वुड हैव डन इन इंडिया, सेम इशू है, डिनायल मोड पे होगा और कभी भी नहीं वो होगा। हमें उसके बियॉन्ड जाना है, और हमें या अगर प्रूफ है तो you will have the right to show the proof, right? You know, anybody can, definitely would love to get into. लेकिन इंडिया जो है ना, बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई। आप सोचिए 10 साल में 11th पोजीशन से 4th पोजीशन पहुंच गया, 3rd होने वाला है वेरी सून। ग्रोथ 10% 10 के ऊपर है। हाँ, हम 1.1 1.2 पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं जी। हमारे पास इंडिया के पास 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, काउंटेड अनकाउंटेड जी। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मार्केट है वहां पर जितना स्टार्टअप शुरू हो रहा है ना,
यहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ बैरियर्स ऑफ मेकिंग दीज थिंग्स हैपन, बैरियर्स ऑफ कमिंग न्यू प्रोडक्ट और बैरियर्स ऑफ इंश्योरेंस चाहिए, बहुत कुछ है क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए इट्स नॉट अ कंट्री वेयर यू कैन इजीली गेट इट, सपोर्ट भी नहीं है गवर्नमेंट का इतना एज सच। एआई आ गया है ना, एआई विल डेफिनेटली, एंड हम अभी एआई का चैंपियन बन सकते हैं, हमारे पास वो स्किल सेट है क्योंकि उसके लिए ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, तो वो एक एवेन्यू है। आज कल एआई एजेंट्स एक कॉन्सेप्ट है वेयर यू कैन द एआई कैन टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड डू एक्शंस अगेंस्ट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, सो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन बी डन। अगर हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए जी तो डिफरेंट रास्ता है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं पहले ये मैटर रिजॉल्व हो जाए तो डिफरेंट रास्ता है, हाँ, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द प्रूफ विच यू आर गेटिंग इट शुड बी वायबल एनफ टू एक्यूज एंड मेक ब्रिंग देम टू जस्टिस, डेफिनेटली। और अगर वो होता है तो देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हाँ रियली में है, क्योंकि बोलना और प्रूफ करना बहुत डिफरेंट चीज है ना। बिल्कुल जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना इम्पोर्टेंट इनपुट हमें दिए हैं और हम आपका तहे दिल से दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए और इस बातचीत के लिए। दोस्तों, मनु उम्मीद है कि तुसी साडा अज दा प्रोग्राम ज़रूर इंजॉय किया होएगा और अगले प्रोग्राम तक शबा खैर।